हेलो गाइस, वेलकम आप सभी लोगों का। हमने शुरू किया था लॉ के फास्ट ट्रैक कोर्सेज, जिसमें से हमने चैप्टर 1 यूनिट के पहले 3 यूनिट्स जो है विच इज़ नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कंसिडरेशंस, और तीसरा था अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ये 3 हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था, ठीक है ना। तो आज बारी आती है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हो भी जाए तो उसको परफॉर्म कैसे करते, क्या क्या उसकी चैलेंजेस रहते हैं, कैसे वो वेव ऑफ होते हैं, कैसे वो मतलब इलीगल हो जाता है, टाइम क्या रहता है, प्लेस क्या रहता है, डिस्चार्ज कैसे होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। ये सब इसका एजेंडा है जो मैं आपको लास्ट में आपको वापस एक बार रिवाइज करवा दूंगा। सबसे पहले कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे परफॉर्म हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले या तो देखो, इधर परफॉर्म, या तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाना चाहिए या ऑफर टू परफॉर्म, विच मीन्स कॉन्ट्रैक्ट जो था, अरे था ना, वो इधर कर लिया है या करेगा, ठीक है। या तो कर लिया है, मैंने परफॉर्म कर लिया है, या फिर मैं परफॉर्म करूंगा। ये जब सिनेरियो रहा तब ये परफॉर्मेंस बनेगा। या तो उसने प्रॉमिस, जो उसने कॉन्ट्रैक्ट था उसने परफॉर्म कर लिया, या वो प्रॉमिस कर रहा है परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। Unless such performance is dispensed with or excused under the provisions of the Contract Act or any other law. जब तक इंडियन लॉ अपन को कुछ इसके बारे में बोले नहीं, तब तक के लिए यही जो है ये जनरल रूल माना जाएगा, ठीक है। अभी टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस क्या क्या रहता है, इट इज़ 2 टाइप्स, एक्चुअल एंड अटेम्प्टेड, ठीक है ना। एक्चुअल में वेयर अ प्रॉमिसर मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, where a promisor made an offer of performance to promisee and the offer has been accepted by the promisee. promisor ने promisee को offer किया and promisee ने accept भी किया, तो वो actual performance होगा। where a promisor made an offer to the promisee and the offer has not been accepted by the promisee, ठीक है ना। एक मिनट, या जब प्रॉमिसर ने ऑफर किया प्रॉमिसी को, बट प्रॉमिसी ने उसके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, इस केसेस में अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हो जाएगा, विच मीन्स प्रॉमिसर ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन प्रॉमिसी ने वो एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो उसमें प्रॉमिसर की कोई गलती नहीं थी। अगर मैं ये एग्जाम्पल लूँ तो प्रॉमिसर ने क्या बोला, प्रॉमिसर 5 टन्स ऑफ शुगर प्रॉमिसी को डिलीवर करेगा, ठीक है ना। इसके अगेंस्ट में उसने इसको 5 लाख रुपए दे दिया। सो दिस हैज बीन एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट हो गया ना, प्रॉमिसी ने एक्सेप्ट किया, 5 लाख रुपया दिया एंड उसने एक्सेप्ट भी कर लिया। सो दिस कैन आई कॉल दिस इज एन एक्चुअल परफॉर्मेंस। हाँ जी, वेरी गुड, दिस इज एन एक्चुअल परफॉर्मेंस। बट देर मे बी सर्टेन केसेस वे प्रॉमिसी जो है ये एक्सेप्ट नहीं कर पाया, या इसने एक्सेप्ट ही नहीं किया। इसने 5 टन्स ऑफ शुगर इसके गोडाउन में तो भेजे, लेकिन इसने क्या बोला कि मैंने ए ग्रेड का शुगर पूछा था, तूने मेरे को बी ग्रेड, जस्ट एन एग्जांपल, बी ग्रेड का शुगर तूने मेरे को भेजा, ठीक है। ये इसने क्या बोला, मांगा था ए, भेजा बी, आई वोंट एक्सेप्ट। प्रॉमिसर ने अपने तरफ से कोशिश की, उसने शुगर भेजा, लेकिन बी ने एक्सेप्ट नहीं करा। दिस विल बी एन अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। समझ गए, इजी, ओके, वेरी गुड। इफेक्ट ऑफ रेफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, अगर परफॉर्मेंस एक्सेप्ट नहीं करे तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। देखो ये क्या बोलता है, सेक्शन 38 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन 38 है वो इसको गवर्न करता है, दैट व्हेन अ प्रॉमिसर हैज मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, ऑफर किया है उसने, किसने, प्रॉमिसर ने परफॉर्मेंस करने का ऑफर किया टू द प्रॉमिसी एंड द ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड, और प्रॉमिसी ने एक्सेप्ट नहीं करा ऑफर, देन द प्रॉमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस, नॉट डज ही देयरबाय लूज हिज राइट्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। जब उसने परफॉर्म किया था, मतलब उसने उसकी तरफ से पूरी कोशिश की थी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की, तो और सामने वाले ने, प्रॉमिसी ने एक्सेप्ट नहीं करा,
तो कल जाके प्रॉमिसर के ऊपर कुछ भी अपन गिल्ट डाल नहीं सकते कि ये उसकी गलती थी, उसकी गलती थी, ऐसा हम लोग कभी बोल नहीं सकते। करेक्ट हो गया। एवरी सच ऑफर मस्ट फुलफिल सर्टेन कंडीशंस, इसके कुछ कंडीशन होने चाहिए, विच इज इट मस्ट बी अनकंडीशनल। ठीक है, सबसे पहली चीज कंडीशन ये है कि सबसे पहली कंडीशन इट शुड बी अनकंडीशनल। डिडंट गेट इट। सो कुछ कंडीशंस है जो ऊपर वाला जनरल रूल था उसके लिए, और वो सारे कंडीशंस जो है उसमें से सबसे पहला कंडीशन जो है इट मस्ट बी अनकंडीशनल। It must be made at a proper time and place under such circumstances that the person to whom it is made may have a reasonable opportunity of ascertaining that the person by whom it is made is able and willing। मतलब जहाँ पे किया जा सकता था, जहाँ पे एक्सेप्ट करा था, वहीं पे करना चाहिए था। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल देखे तो P promises to deliver certain goods to R P takes the goods to the appointed place during business hours, but R refuses to take the delivery of the goods। ठीक है, दिस इज एन अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस एज पी द प्रोमिसर हैज डन व्हाट ही वाज रिक्वायर्ड टू डू अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। सर बट आपने ऊपर मेरे को एग्जांपल बताया था कि ए ने ए ग्रेड के शुगर के बदले, प्रॉमिसर ने ए ग्रेड के शुगर के बदले बी ग्रेड ऑफ शुगर भेज दी, तो उसमें गलती तो प्रॉमिसर की थी ना। यस डेफिनेटली गलती प्रॉमिसर की थी, बट दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल, दैट वाज जस्ट अ केस। जो मैंने आपको बोला था कि ऐसे बहुत सी चीज़ें रह सकती है जहाँ पे प्रॉमिस एक्सेप्ट ना कर पाए, एंड दैट वुड बी एन अटेम्प्टेड। बट जनरल रूल होना चाहिए कि एक प्रॉमिसर ने जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे उसी हिसाब से भेजे। ठीक है, करेक्ट। मे बी वो जो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें उनका ये कंडीशन था कि ग्रेड मेंशनड ही नहीं था, इट वाज जस्ट एन ओरल कम्युनिकेशन कि मेरे को ए ग्रेड चाहिए। ठीक है, सो मे बी उसने बी भेज दी एंड उसने एक्सेप्ट ना कर, इवन दैट कुड बी द केस। लॉ इज वेरी मच ईजी एंड एट द सेम टाइम वेरी मच कन्फ्यूजिंग, समझ जाओ। ठीक है, ये बात तो आपकी हो गई कि इफेक्ट ऑफ रेफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, दिस कम्स फॉर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। इफेक्ट ऑफ रेफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म होलली। सेक्शन 39 क्या बोलता है कि रेफ्यूजल ऑफ पार्टी, इफेक्ट ऑफ रेफ्यूजल पार्टी की टू परफॉर्म होलली, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें जो पार्टी को परफॉर्म नहीं करने दे रही है उसका क्या इफेक्ट होता है। सेक्शन 39 बोलता है प्रोवाइड्स दैट व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म और डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम हिज प्रॉमिस इन इट्स एंटिटी, द promisee may put an end to the contract unless he has signified by words or conduct his acquiescence in ध्यान से पढ़ो आप, हैज़ refused to perform और disabled himself, मतलब या तो परफॉर्म करने से मना ही कर लिया या परफॉर्म कर ही नहीं पा रहा था। ठीक है, वेट, क्या हो सकता है, परफॉर्म करने से मना किया और परफॉर्म कर ही नहीं पाया। ठीक है, परफॉर्म करने से मना कर दिया या परफॉर्म कर ही नहीं पाया। ठीक है, इन सब में एक प्रॉमिसी में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये जब दो केसेस रहते हैं तब प्रॉमिसी को पूरा हक बनता है कि वो कैंसिल कर ले। ठीक है, यही बात है, सिंपल। बाय हुम अ कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म्ड, कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन परफॉर्म कर सकता है, या तो प्रॉमिसर हिमसेल्फ, प्रॉमिसर खुद परफॉर्म कर सकता है, या उसका एजेंट, या लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो प्रॉमिसर का होना चाहिए, नॉट ऑफ एजेंट, प्रॉमिसर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर बाई चांस अगर जस्ट फॉर एग्जांपल अगर प्रॉमिसर की डेथ हो जाए तो उसका जो बेटा है वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है एंड उसको वो परफॉर्म करना पड़ता है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। ठीक है, और वो नहीं है तो थर्ड पर्सन, और उसके बाद में कोई और है तो जॉइंट प्रॉमिसर्स। ठीक है, जॉइंट प्रॉमिसर्स मतलब जब ए और बी दोनों ने मिलके प्रॉमिस किया है सी को कुछ डिलीवर करने का, और ए अगर मर जाए तो वो बी की जिम्मेदारी रहेगी अलॉन्ग विथ एज रिप्रेजेंटेटिव टू परफॉर्म दैट। ठीक है, ये रहता है। उसमें से जॉइंट प्रॉमिसर्स का सेक्शन 42 गवर्न करता है एंड थर्ड पर्सन का सेक्शन 41 आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, जॉइंट प्रॉमिसर्स की लायबिलिटी क्या रहती है, एक मिनट,
जनरली क्या रहता है, इफ टू और मोर पर्सन हैव मेड अ जॉइंट प्रॉमिस ऑल ऑफ देम मस्ट जॉइंटली फुलफिल द प्रॉमिस। अगर दो लोगों ने मिलके अगर कुछ प्रॉमिस किया है तो दोनों जन मिलके प्रॉमिस को पूरा भी करो, यही बात रहती है। बट डेथ हो गई या तो डेथ ऑफ एनी वन ऑफ देम हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली विद द सर्वाइवर और सर्वाइवर्स। जो मैंने आपको बोला था ए और बी जॉइंट प्रॉमिस किए थे, ए का डेथ हो गया तो बी अलॉन्ग विद ए जॉइंट एज रिप्रेजेंटेटिव वो प्रॉमिस को परफॉर्म करेगा। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ द लास्ट सर्वाइवर, दोनों अगर सपोज ए और बी दोनों ही मर जाए तो क्या होगा, दोनों के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो दोनों परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और इसके बारे में और भी बहुत ज़्यादा है जो मैं आपको मॉड्यूल में लेके जाके पढ़ाता है, इधर तो है नहीं, मैं आपको मॉड्यूल में लेके जाके पढ़ाता हूँ। ठीक है, या ये रहा जॉइंट प्रोमिसर्स का, जो मैंने आपको मीनिंग तो आपको ऑलरेडी पता ही है, आपको बता ही दिया मैंने मीनिंग तो। ठीक है, उसके बाद में लाइक एग्जांपल अगर आपको देखना है तो ए बी एंड सी जॉइंटली प्रॉमिस टू पे ₹6 लाख टू डी। ए बी और सी ये तीनों जॉइंट प्रोमिसर्स थे, ये लोग डी को कुछ देने वाले थे, क्या देने वाले थे, रोकड़ा 6 लाख। ठीक है, हियर ए बी एंड सी मस्ट जॉइंटली परफॉर्म द प्रॉमिस। इफ ए डाइज बिफोर परफॉर्मेंस देन इस लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव लेट्स से एक्स था, तो इन अभी एक्स बी और सी ये तीनों मिलके इसको देंगे डी को। ठीक है, यही बात है। हाँ, when two or more person have made a joint promise then unless a contrary invention appears, मतलब कुछ हिंदी में अगर बोलूँ कि अगर लॉ के तरफ से कुछ प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, लॉ ना बोलता है करने को, तो अपन नहीं कर सकते। अपीयर्स बाय इन अ लेमन लैंग्वेज, ऑल सच पर्सन ड्यूरिंग द जॉइंट लाइफ्स एंड आफ्टर द डेथ ऑफ देम हिज, ये जो मैंने ऊपर आपको बताया या तो खुद करेंगे, अगर डेथ हो गई तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेंगे। एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर मे बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। प्रोमिसी जो है, सपोज उसमें डी प्रोमिसी था ऊपर वाले एग्जाम्पल में, हाँ ये डी जो है, ये डी सेलेक्ट कर सकता है कि मेरे को ए बी और सी तीनों में से पैसा नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ बी पैसा दे, तो पूरे 6 लाख ये बी अकेला देगा डी को। ठीक है, बट बी हैज़ द फुल राइट्स टू क्लेम दैट अमाउंट ऑफ 6 लाख, जो उसका बाकी का जो शेयर था। अगर 3 जने हैं तो 6 लाख डिवाइड बाई 3 कितना होता है, 2 लाख। सो 2 लाख ए और सी, मतलब 2 और 2 4 लाख वो बी को दे सकते हैं, मतलब बी उनसे कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, यही बात है। ईच प्रॉमिसर में कंपल कॉन्ट्रीब्यूशन, जो मैंने आपको ऊपर बोला। इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रॉमिसर, प्रॉमिसी डी जो है वो किसी एक प्रॉमिसर को छोड़ भी सकता है कि ए तू छोड़, तू मेरा रिलेशन वाला है, तू मेरे को पैसा मत दे, मैं सिर्फ बी और सी में से लूंगा, ये भी हो सकता है। राइट्स क्या बोलता है, राइट्स देखो, व्हेन अ पर्सन हैज मेड अ प्रॉमिस टू 2 और मोर पर्सन जॉइंटली then unless a contrary intention appears from the contract the right to claim performance rests as between him and them। ये जो ऊपर वो ही था सेम, with them during the joint and that, हाँ ये बताता है। ठीक है, समझ गए आप? awesome। अभी डिस्टिंक्शन बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट, आपने सर सुना हुआ रहेगा कि दिस इज़ द सक्सेशन ऑफ एक्स, दिस इज़ द असाइनमेंट ऑफ बी। सो अगर मैं आपको इन द लेमैन लैंग्वेज बताता हूँ तो आफ्टर द डेथ ऑफ ए, जस्ट अ लेमैन लैंग्वेज, जैसे मैंने समझा था, सक्सेशन का मतलब क्या होता है, लाइक आफ्टर ए का डेथ जो प्रॉपर्टी इसको जाएगी बी को, जो उसका बेटा है, ए का बेटा बी है, सपोज ए इज़ द फादर और उसका सन है बी, तो ए के जो भी असेट्स है एंड लायबिलिटीज है आफ्टर डेथ बी को जाएगी।
समझ गए? ए के असेट्स और लायबिलिटीज दोनों ही, असेट्स और लायबिलिटीज बी को जाएगी और बी क्या करेगा? असेट्स क्लेम करेगा, लायबिलिटीज सेटल करेगा उसके बाप के नाम पे। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है पता है? ओनली एसेट्स। थोड़ा ऊपर बता देता हूं मैं आपको। ओनली असेट्स, ठीक है, वेरी गुड। देखो मैं आपको अगर कीवर्ड्स आपको बता देता हूँ। देन बोथ बर्डन एंड बेनिफिट्स। बर्डन क्या था सर? एक मिनट, अरे बर्डन क्या था सर? लायब्स बोले तो लायबिलिटीज़, और बेनिफिट्स क्या थे? असेट्स। मतलब असेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों ही अपने उसके बेटे के पास जाएगा, ठीक है, यही बात है। एंड डिवॉल्व तो ऑन द लीगल हेयर, मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर जाएगा। हेयर का मतलब उसके बेटे के ऊपर। एक्सीड द वैल्यू ऑफ एस्टेट एंड हेरिटेज देन ही वुड नॉट कॉल्ड अपॉन द एक्सेस। मतलब जितना भी असेट्स उसको मिला है उसमें से अपने इसको सेटल कर पहले। लाइक अगर सपोज जस्ट फॉर एन इंस्टेंस ए की जो है ए, इसका असेट्स कितना था मालूम है? 5 लाख। एंड लायबिलिटीज़ कितनी थी? 7 lakhs। तो बी हाउ मच विल बी लायबल फॉर हिम? MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ₹5 लाख और ₹7 lakhs। बोलो 5 lakhs के लिए लायबल होगा, 7 lakhs के लिए लायबल होगा? थोड़ा सोचना कि जब उसको असेट्स अपने पापा के तरफ से सिर्फ 5 लाख रुपया ही मिला है तो 7 लाख कैसे क्लेम कर लेगा? 7 लाख कैसे पे कर लेगा? 2 लाख उसके जेब से भरेगा वो? बिल्कुल नहीं। उसको द राइट आंसर इज 5 lakhs। जितने की असेट्स उतने की लायबिलिटीज। विच मीन्स अगर इफ आई वांट टू सम अप, assets can be greater than liabilities, okay, but liabilities cannot be greater than assets. easy sir, easy peasy। कलरिंग कर लेते थोड़ा, आपको हाईलाइट मिल जाएगा। easy one guys, assets can always be greater than liabilities, but liabilities assets से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, करेक्ट है ना? ठीक है। और असाइनमेंट में आपको यही बताया, कैन ओनली बी असाइन बट द लायबिलिटीज। देखो बेनिफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन ओनली बी असेट बट नॉट द लायबिलिटीज देयर अंडर। ईजी मैंने आपको बता दिया आपको कि सपोज एक फादर से उसको सन को असेट्स और लायबिलिटीज अगर दोनों जा रहे हैं तो दैट इज सक्सेशन। सिर्फ असेट्स जा रहे हैं, लायबिलिटीज नहीं जा रही है, सो दैट इज असाइनमेंट। सर असेट्स 5 लाख की दी मैंने और लायबिलिटी 7 लाख की छोड़ दी, तो मैं कितने के लिए लायबल रहूँगा सर? ओनली 5 लाख। जितने की असेट्स उतने की लायबिलिटीज, नॉट ग्रेटर देन असेट्स, ठीक है। एंड दिस इज द फॉर्मूला। टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस, ठीक है। प्रॉमिस को कितने बजे हम लोग करें परफॉर्म और कभी करें परफॉर्म, कहाँ पे करें परफॉर्म, ऐसा, ठीक है। केसेस मतलब ये जहाँ पे केसेस रहते हैं। एंड ये सपोज टाइम स्पेसिफाइड ही नहीं है कि कितने बजे करना है परफॉर्म, वो उन्होंने दिया ही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? विद इन द रीजनेबल टाइम। विद इन द रीजनेबल टाइम डिपेंड्स अपॉन अ सिचुएशन टू सिचुएशन। सपोज अगर बिजनेस हार्स में है, जितने बिजनेस है, तो इट्स कॉमन नॉलेज लाइक क्या होना चाहिए? 10 to 6 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। बिजनेस के साथ अगर आप डील कर रहे हैं तो कॉमन सेंस होना चाहिए दैट इट शुड बी बिटवीन 10 AM to 6 PM। टाइम स्पेसिफाइड बट प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म विदाउट प्रॉमिस एप्लीकेशन डूइंग द यूजुअल बिजनेस आवर्स ऑन द पर्टिकुलर डे, ठीक है। टाइम स्पेसिफाई किया है बट प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म विदाउट प्रॉमिस एप्लीकेशन, ठीक है। टाइम इन्होंने अच्छे से स्पेसिफाई किया है बट प्रॉमिस की तरफ से कुछ भी एप्लीकेशन नहीं है। तो
time specified by promisee, the promise is to be performed on promisee's application. The promisee must apply for performance at a proper place and within usual business hours. ठीक है, अगर प्रॉमिसी ने अपनी एप्लीकेशन भी दी है तो प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए एंड विद इन यूजुअल बिजनेस आवर्स होना चाहिए. प्लेस स्पेसिफाई नहीं किया तो क्या होगा? द प्रोमिसर मस्ट अप्लाई टू द प्रोमिसी टू अपॉइंट अ रीजनेबल प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस एंड टू परफॉर्म द प्रोमिस एट सच प्लेस. अगर प्रोमिसर ने जगह ही नहीं बताई है तो प्रोमिसी का वो ये होता है, एक जिम्मेदारी होती है कि अपने प्रोमिसर को पूछे कि भाई मैं कहाँ पे करूँ परफॉर्म, प्रॉमिस को कहाँ पे परफॉर्म करूँ, मेरे को कोई जगह दे. ठीक है. एंड मैनर ऑफ परफॉर्मेंस, द प्रॉमिस मस्ट बी परफॉर्म्ड इन द मैनर एंड एट द टाइम प्रिस्क्राइब बाय द प्रॉमिसी. प्रॉमिसी जैसा बोलेगा वैसा करो. ठीक है. नाउ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस. सर रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये बताओ. रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब होता है कि अनलेस यू परफॉर्म आई वोंट परफॉर्म. मतलब कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ कुछ एग्रीमेंट्स में ऐसी चीज़ें रहती है कि जब तक सामने वाला अपन को जब तक सामने वाला परफॉर्म नहीं करेगा तब तक हम भी परफॉर्म नहीं कर सकते. द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस इज आई कैन गिव फॉर बेलमेंट. सपोज मेरा ऑटोमोबाइल सर्विस इंडस्ट्री है जहाँ पे मैं गाड़ियों को रिपेयर करता हूँ, विच इज़ एन मैकेनिकल इंडस्ट्री. ओके. सो मेरे पास एक बाइक आती है, लाइक से रामू. जस्ट अ मिनट गाइस. हाँ, लेट्स से इज राम, ही इज हैविंग एन रॉयल एनफील्ड. ठीक है. रॉयल एनफील्ड एक बना दूँ अच्छी सी. ये इसका इंजन है और ये इसके 2 टायर्स है. ठीक है. ये इसकी रॉयल एनफील्ड है एग्जाम्पल. ठीक है. रॉयल एनफील्ड है इसकी. और आर के जो मैं हूँ, ही इज़ अ मैकेनिक. नॉट इन रियल लाइफ, जस्ट एन एग्जाम्पल गाइस. ऐसा मत. आर के इज़ अ मैकेनिक. सो सपोज ओनली ये राम है ना, ये राम मेरे पास आता है कि भाई आर के मेरी एक रॉयल एनफील्ड है, मेरे को एक रिपेयरिंग करा के दे दे. सो क्या मैं उसको परफॉर्म कर पाऊँगा? जब तक वो बाइक नहीं लेके आ रहा है तब तक क्या मैं उसको परफॉर्म कर पाऊँगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी रॉयल एनफील्ड को भी साथ में लाना पड़ेगा. विच मीन्स दिस इज अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस. भाई राम, अनलेस यू ब्रिंग मी बाइक आई कैन नॉट रिपेयर इट. जब तक तू अपना ये प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करेगा बाइक लाने की, तब तक मैं उसको रिपेयर नहीं कर पाऊंगा. सिंपल. Promiser not bound to perform. Promiser not bound to perform unless reciprocal promise ready and willing to perform. जब तक सामने वाला राम जब तक विलिंग नहीं है, जब तक वो रेडी नहीं है अपनी बाइक देने के लिए, और जब तक वो उसको कोई दिक्कत नहीं है बाइक देने में, तब तक प्रॉमिस नहीं हो परफॉर्म नहीं हो सकता. ठीक है. ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस. ऑर्डर क्या हो सकता है? या तो देखो फिक्स्ड हो सकता है, एक्सप्रेसली फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट. और अगर फिक्स नहीं है, order is not expressly fixed by the contract, they shall be performed in that order in which the nature of transaction requires. Suppose राम है और आर के है. ठीक है. आर के और राम, आर के इज अ मैकेनिक, राम के पास एक रॉयल एनफील्ड है. सो सपोज आर के उसकी प्लेस पे जाके उसकी रॉयल एनफील्ड रिपेयर करके देगा. दैट इज मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट. जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उसमें मेंशनड है कि आर के राम के पास जाएगा एंड उसके घर पे, राम के घर पे रॉयल एनफील्ड उसको रिपेयर करके देगा. ठीक है ना. वो एक्सप्रेस था टर्म्स एंड कंडीशंस में, तो उसको वैसे ही परफॉर्म करना पड़ेगा ना. अगर वो टर्म्स ऑफ कंडीशंस में ऐसा नहीं लिखा होता है तो हम लोग जनरली अपनी बाइक सर्विस करने के लिए कैसे जाते हैं? अपनी बाइक उनके पास लेके जाते हैं, मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, एंड देन मैकेनिक वहाँ पे रिपेयर करके फिर वापस हम लेके आते हैं. ठीक है. अगर एक्सप्रेस्ड है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ बोला है तो वैसा करो, अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बोला है तो जैसे जनरल कॉमन सेंस है वैसे करो. सिंपल.
लायबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। सपोज ऐसा रहता है, मतलब राम अपनी बाइक लेते आ रहा है, बट जो प्रॉमिसर है आर के उसको अपना परफॉर्म करने ही नहीं दे रहा है यार, प्रॉमिस परफॉर्म करने ही नहीं दे रहा है उसको। वो आने के पहले उसने उसके रास्ते पे खीलियाँ बिछा दी ताकि गाड़ी वहीं पे पंचर हो जाए, एंड वो ज़्यादा दूर तक उसको घसीट ना पाए, ताकि गाड़ी भारी हो जाती है ना, पंचर होकर और भारी हो जाती है ना। एग्जाम्पल देखो, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट बी शेल एक्सिक्यूट सम वर्क फॉर ए। बी ए के लिए कुछ काम करेगा फॉर 1000 रुपीज़। बी इज रेडी एंड विलिंग टू एक्सिक्यूट, बी इज रेडी भी है गाइस, विलिंग भी है। सो दैट्स नॉट फर्स्ट वाला जो था वो नीदर वो रेडी होना चाहिए, विलिंग भी होना चाहिए, वो फर्स्ट वाला था, पता है। यहाँ पे सामने वाला प्रॉमिसी जो है वो रेडी भी है एंड विलिंग भी है टू एक्सिक्यूट द वर्क अकॉर्डिंगली, बट ए प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम डूइंग सो। ए उसको करने दे ही नहीं रहा है, वो जो मैंने आपको बोला कि खीलियाँ डाल देता है ताकि वो गाड़ी लेके ना आ पाए। द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी, एंड इफ ही एलेक्ट्स टू rescind it मतलब cancel it, he is entitled to recover from a compensation for any loss which has मतलब अगर उसने ये डिसाइड किया कि मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए ही नहीं, कैंसिल कर रहा हो, तो जो भी लॉसेज उसको इंकर हुए हैं वो वापस लेगा। देखो अभी क्या बता रहे हैं, इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू प्रॉमिस which should be first performed in contract consisting of reciprocal promises। कौन से पहले परफॉर्म होने चाहिए, रेसिप्रोकल होने चाहिए एंड डिपेंडेंट भी होने चाहिए। when a contract consists of a reciprocal promises, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस मतलब जब तक वो मेरे को बाइक ला के नहीं दे रहा था तब तक मैं उसको परफॉर्म कर नहीं पाऊंगा, मतलब दैट इज आई एम डिपेंडेंट ऑन राम, अनलेस ही ब्रिंग्स मी द रॉयल एनफील्ड आई कैन नॉट परफॉर्म माई प्रॉमिस। समझ रहे हो ना आप? हाँ, दैट्स इट। When a contract consists of reciprocal promises such that one of them cannot be performed or that its performance cannot be claimed till the other has been performed, and the promisor of the promisee last mentioned fails to perform it, तब ये क्या होता है, must make compensation, या तो reciprocal promise voidable होता है, again cannot claim the performance of the reciprocal promise and must make compensation to the contract for any loss। ठीक है, अनलेस अगर सपोज राम ने अपनी बाइक उसको दी ही नहीं, वो दे ही नहीं रहा अपनी बाइक, तो वो परफॉर्म भी कैसे करेगा। सो दे हैड टू कैंसिल, उनको कैंसिल करना ही पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट, एंड जो भी लॉस है वो पे कर लो। इफेक्ट्स ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट अ टाइम फिक्स्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज एसेंशियल। टाइम फिक्स किया हुआ था, उस पर परफॉर्म नहीं किया। promises to do certain thing at or performance at or before the specified time and fails to do the also it has not been performed becomes voidable। ठीक है, वो टाइम पे कर नहीं पाया तो voidable हो जाता है ऑप्शन पे, किसके, जिसके लिए करना था, प्रॉमिसी के लिए। ठीक है, लाइक सपोज ओके आई विल शो यू एन एग्जांपल। एग्जाम्पल से इजीली समझ आ जाता है ना, यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको। आर के जो है उसकी एक शोरूम है टीवी की, ठीक है, आर के इलेक्ट्रॉनिक्स। सो दिस राज comes to me and tells I want to buy a 55-inch TV. Price fixed is rupees, let's say 60,000 पे हमने फिक्स कर दिया, जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस बोलते हैं, डिलीवर टुमारो बाय 6 PM। ठीक है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड। 60,000 रुपये का है, 6 बजे इसको डिलीवर करना है कल। आर के इलेक्ट्रॉनिक्स का करते हैं, टुमारो जाते हैं, इंस्टेड ऑफ 6 7 PM को डिलीवर कर देता है। सो राज के पास दो ऑप्शन है, एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट। एक्सेप्ट और रिजेक्ट दो चीज़ आप अगर देखते हो तो इट शुड क्लिक इन योर माइंड दैट दिस इज voidable contract।
ठीक है, अगर सपोज वो अगर रिजेक्ट कर लेता है, पेन चेंज कर लो एक बार, सपोज अगर वो रिजेक्ट कर लेता है तो क्या होगा, पे कॉम्पेंसेशन। अंडरस्टूड गाइस? इजी एग्जाम्पल, राज जाता है आरके के पास, मेरे को टीवी चाहिए 55 इंच का 60,000 रुपये पे, कल 6 बजे मेरे को डिलीवर कर देना। आरके इलेक्ट्रॉनिक जाता तो है बट 6 बजे के बदले 7 बजे चला जाता है। सो राज को 2 ऑप्शंस मिलते हैं, या तो एक्सेप्ट कर लो या रिजेक्ट कर लो। एक्सेप्ट कर ली तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। रिजेक्ट कर लिया तो अपना टीवी वापस लेके जाओ एंड मैं जो भी लॉसेस मैंने फेस की है वो मेरे को पे करो। सिंपल, गॉट इट? या वेल, टाइम इज़ नॉट एसेंशियल। टाइमिंग की कोई खास बात नहीं थी, 6 बजे 7 बजे 8 बजे कभी भी आप दे सकते हो। इट वॉज नॉट द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज दैट टाइम शुड बी एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट becomes voidable by the failure to do such thing, but the promisee is entitled to compensation from the promisor for any loss occasioned to him by such failure. Easy. At time other than agreed upon, टाइम 6 बजे के 7 बजे होता है तो उसका इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। ठीक है, द प्रोमिसी एक्सेप्ट परफॉर्मेंस ऑफ सच प्रॉमिस एट एनी टाइम अदर देन एग्रीड, द प्रोमिसी कैन नॉट क्लेम कॉम्पेंसेशन। लाइक मैंने आपको बोला था ना, सपोज यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एक्सेप्ट किया है तो नो कॉम्पेंसेशन, और अगर रिजेक्ट किया है तो कॉम्पेंसेशन मिलेगा। इतनी सी बात है। कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी अवॉइडेड वेयर टाइम इज एसेंशियल। कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड वेयर टाइम इज नॉट एसेंशियल, सॉरी। जब टाइम एसेंशियल नहीं होता है, टाइम के लिए कोई दिक्कत नहीं है, तब कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड भी नहीं किया जा सकता कि सपोज इसको टाइम से कोई दिक्कत नहीं है तो मैं इसको बाद में डिलीवर करूँगा, बाद में जब देखा जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उसका इफेक्ट क्या रहता है, इवन वे टाइम इज एसेंशियल विद द प्रोमिसी वेव इज राइट टू रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड द प्रोमिसर फेल्स टू परफॉर्म द प्रॉमिस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। प्रोमिसर टाइम के अंदर उसको परफॉर्म नहीं कर पाता। He may accept performance at any time other than agreed. In such an event, he cannot claim compensation for any loss occasion. एक की एक बात अपना ICAI मॉडल 2-3 बार बता रहा है। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, इम्पॉसिबल एक्ट करना ही वॉइड है। अगर तुम लोग वो प्रॉमिस को परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू परफॉर्म, तो तुम ऐसा प्रॉमिस करते ही क्यों भाई? इट्स वॉइड। ठीक है, ये देखो, एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इज इटसेल्फ वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट टू डू आफ्टरवर्ड्स बिकमिंग इम्पॉसिबल, कर तो लिया मतलब इम्पॉसिबल होने के बाद में कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट विच आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिकम्स इम्पॉसिबल, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में इम्पॉसिबल हो गया। द प्रोमिसर कुड नॉट प्रिवेंट अनलॉफुल बिकम्स वॉइड व्हेन द एक्ट बिकम्स, मतलब कुछ कर ही नहीं सकता ना यार, उसको वॉइड ही करना पड़ेगा। कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस टू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट known to be impossible or unlawful, where one person has promised to do something which he knew or with reasonable diligence might have known and which the promisee did not know. promiser को पता था कि ये सब हो सकता है, promisee को नहीं पता था। promiser को पता था, promisee को नहीं पता था। To do impossible or unlawful, such promiser must make compensation to such promisee for any loss which such promisee sustains. एग्जाम्पल देखो, बहुत बार है ये सेम एग्जाम्पल, ए एग्रीज विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, द एग्रीमेंट इज वॉइड। इसके बाद में ये टाइप्स ऑफ इम्पॉसिबिलिटी बताया, विच इज़ इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, मतलब टाइम जो कॉन्ट्रैक्ट बनने के टाइम ही पता था कि इम्पॉसिबल है इसको करना। एग्जाम्पल देखो, अ हिंदू हु वॉज ऑलरेडी मैरिड कॉन्ट्रैक्टेड टू मैरी बी अ हिंदू गर्ल। ए ऑलरेडी मैरिड था, उसने क्या बोला बी को कि मैं तेरे से शादी करूंगा। बी को तो यही पता था कि वो मैरिड नहीं है। अकॉर्डिंग टू लॉ, ए बीइंग मैरिड कुड नॉट मैरी बी। ऑब्वियसली इन दिस केस ए मस्ट मेक कॉम्पेंसेशन टू बी फॉर द लॉस कॉज टू हर बाय द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें अगर पार्टीज को पता था ऑलरेडी, it would be observed that the agreement constituted quite unknown to the parties may be impossible of being performed and hence void. अगर दोनों को पता था तो लॉ के हिसाब से तो
एक ही बीवी होगी उसकी, तो नहीं कर पाएंगे अपन। लॉ अगर ना बोला तो अपन क्यों करें, हेंस इट्स वॉइड। इफ अननोन, अननोन है तो वॉइड बन जाते, कॉम्पनसेशन दो। इफ नोन टू द प्रॉमिसर ओनली, अगेन वॉइड बन जाएगा। सब्सिक्वेंट मतलब बिकम्स इम्पॉसिबल आफ्टर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बन गया एंड उसके बाद इम्पॉसिबल और अनलॉफुल बन गया। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्टेड टू मैरी ईच अदर बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द मैरिज। ए बिकम मैड, ए ने बी को प्रॉमिस किया कि मैं तेरे को मैरी करूंगा, एंड मैरिज डेट के पहले, एंगेजमेंट डेट के पहले उसका क्या हो गया, ए पागल हो गया। इन दिस केस द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ड्यू टू सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, एंड अभी बी पागल से तो मैरी करेगी नहीं, है ना, सो इट हैज टू बी वॉइड। Reciprocal promises to do certain things that are legal and also some other things that are illegal. ऐसे promises रहते हैं जो कुछ लीगल भी होते हैं और कुछ इलीगल भी होते हैं। ये डायरेक्टली अपन एग्जाम्पल से पढ़ लें, ईजी रहेगा। ए एंड बी अग्रीज दैट ए विल सेल हाउस टू बी फॉर ₹5 लाख। ए करेगा बी को सेल हाउस 5 लाख में, ठीक है, एंड ऑल्सो दैट इफ बी यूजेस इट एज अ गैम्बलिंग हाउस ही विल पे अ फर्दर सम ऑफ ₹7,50,000। अगर गैम्बलिंग के लिए यूज़ कर रहा है तो ₹7,50,000, तो दिस कैन बी ऑल्सो 7.5 लाख। ठीक है, द फर्स्ट सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस दैट इज टू सेल द हाउस एंड टू पे ₹5 लाख फॉर इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अभी आप अगर ये एग्जाम्पल ही अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें 2 कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं। वन कॉन्ट्रैक्ट इज ए क्या देगा बी को हाउस और बी देगा इसको 5 लाख। बी क्या उसमें स्टे करेगा, ठीक है। नाउ दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, ए देगा बी को हाउस, बी क्या देगा उसको 7.5 लाख, और बी उसको यूज़ करेगा गैम्बलिंग हाउस में, सट्टा बाज़ार बोलते हैं, मतलब सट्टा घर, सट्टा जहाँ पे लगाते हैं वो, ठीक है। सो दिस वुड बी इलीगल, है ना, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये एक ही कॉन्ट्रैक्ट में दो बन रहे हैं, एक तो वैलिड भी है, दूसरा इलीगल भी है। कि अगर तेरे को खुद के रहने के लिए चाहिए तो 5 लाख दें, गैम्बलिंग के लिए चाहिए तो 7.5 लाख रुपया दें, ठीक है, ये बात है। Alternative promises, one branch being illegal. A and B agreed that A shall pay B ₹1 lakh, for which B shall afterwards deliver to A either rice or smuggle opium. A के तरफ से promiser लीगल काम कर रहा है, B इलीगल काम कर रहा है, ठीक है, ये होता है। This is a valid contract to deliver rice and void agreement has to be opium. इनका ये कहना है कि अगर वो राइस देगा तो वैलिड बन जाएगा, और अगर ओपियम देगा तो इलीगल बन जाएगा। ओपियम इज अ काइंड ऑफ ड्रग, इवन आई डोंट नो। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। सेक्शन 59 टू सेक्शन 61 ये गवर्न करता है कि दैट एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेब्ट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड, कितना पैसा देना है ये इंडिकेट किया गया है। वेयर अ डेटर ओइंग सेवरल रेस्टिंग डेट्स टू वन पर्सन मेक्स अ पर्सन पेमेंट टू हिम ईदर विद एक्सप्रेस इंटीमेशन और अंडर सर्कमस्टेंसेस इम्प्लाइंग दैट द पेमेंट इज टू बी अप्लाइड सम पर्टिकुलर डेट इन पेमेंट इफ एक्सेप्टेड मस्ट बी अप्लाइड अकॉर्डिंगली। लाइक सपोज मैं ये तीनों का आपको अच्छे से एग्जांपल बता दूंगा, एक बार पढ़ लो। वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड, ठीक है, लॉ ऑफ इट एट हिज डिस्क्रिशन टू एनी लॉफुल डेट एक्चुअली ड्यू एंड पेएबल टू हिम फ्रॉम द डेटर, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट व्हेन नीदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स, इफ एनी एप्लीकेशन द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ द डेट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम वेदर दे आर नॉट बैड बाय द लॉ इन फोर्स और एक्सेट्रा, ठीक है। ये बोल क्या रहा है पता है आपको, मैंने अभी से वैसे ऊपर ऊपर से आपको पढ़ा लिया, मैंने खुद ने पढ़ा है, लेकिन ये बोल क्या रहा है पता है। ए ने लिया बी के पास से, सो चलो बी ने लिया ए के पास से ₹10 लाख, जो उसने बोला मैं 3 किस्तों में तेरे को दूंगा, 1, 2 और 3, ठीक है। 3 किस्तों में इसने ये भी लिए थे इसने,
10 लाख इसने कैसे लिए थे पता है? पहले 2 लाख लिए थे, फिर 3 लाख लिए थे, फिर 5 लाख दिए थे। अभी क्वेश्चन ये मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बोल रहा है कि बी किस फॉर्मेट में पेमेंट करे। पहले 2 लाख दे, पहले 3 लाख दे, पहले 5 लाख दे। तो अगर सबसे पहले अगर इंडिकेटेड है कि मेरे को पहले 3 लाख रुपीज़ चाहिए, उप्स, अगर वो बोलता है कि मेरे को पहले 3 लाख रुपया चाहिए, फिर 5 लाख रुपया चाहिए, फिर 2 लाख रुपया चाहिए, तो वैसा करो। अगर वो इंडिकेटेड नहीं है तो जैसे आपके ऊपर है आपको उसको कैसे देना है और लॉ कैसा बताता है, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। एंड अगर थर्ड में क्या बताया, नीदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स, मतलब दोनों की तरफ से कुछ भी अप्रोप्रिएशन आया नहीं है, तो क्या हो सकता है टाइम के हिसाब से। लेट से 2 लाख रुपया लिया था 1 अप्रैल को, ये लिया था 1 जून को, और ये लिया था 1 मई को, तो सबसे पहले ये देंगे, फिर ये देंगे, एंड फिर ये देंगे। ठीक है ना? ये था हमने जहाँ पे मैंने आपको सिर्फ हेडिंग दिया, लेकिन इसका कंक्लूजन जो है, जो मैंने आपको अभी बताया, वो मैंने इसमें मेंशन करना मैं भूल गया था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आपको जो इसका पीपीटी मिलेगा वो आपको अपडेटेड मिल जाएगा, नो वरीज फॉर इट। ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, अगर दोनों अगर म्यूचुअली एग्री कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट अगर अपन नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। एंड व्हाट आर दोस? इफेक्ट ऑफ नोवेशन, रेसेशन, ऑल्ट्रेशन टू द कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है ना? नोवेशन का मतलब क्या होता है, रिसेशन का मतलब क्या होता है, और ऑल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट में सब्स्टिट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ओल्ड। कोई ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था एंड उन्होंने न्यू कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर लिया वो चीज़ को। ठीक है? सो दैट थिंग इज कॉल्ड नोवेशन। नहीं समझे? एग्जाम्पल, ए वॉज सपोज टू पे बी ₹5 lakhs। ठीक है? बट आफ्टर सम कॉन्ट्रैक्ट, सम टॉक, इन दोनों के बीच में कुछ बात हुई एंड वो ए के बदले अब क्या हो गया, अब ए पे नहीं करेगा, सी पे करेगा। सो व्हाट वाज द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में? ए और बी के बीच में था ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कि ए पे करेगा बी को। एंड व्हाट इज द न्यू कॉन्ट्रैक्ट? सी और बी का। Which means the old contract is substituted to a new contract and that's called novation. Recession मतलब क्या? टोटली जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो हट गया, खत्म ही हो गया वो। देखो, a contract is also discharged by recession when the parties to a contract agrees to rescind it. The contract need not be performed. Alteration का मतलब, so also in a case where the parties to a contract agree to alter it, the original contract is rescinded with the result that it need to be performed. लाइक अगर मैं आपको अगर सिंपल वर्ड्स में अगर बताऊँ ना, नोवेशन एंड ऑल्ट्रेशन आर सिमिलर टू ईच अदर। द ओनली थिंग इज, इसमें क्या था, ए बी को 5 लाख रुपया देने वाला था, वेर ए गॉट सब्सटीट्यूटेड बाई सी एंड सी बी को देने वाला था जहाँ पे न्यू कॉन्ट्रैक्ट बन गया। दैट्स कॉल्ड नोवेशन। ऑल्ट्रेशन में क्या होता है पता है? जो 5 लाख रुपया है ना, ए और बी तो ऐसे कैसे ही रहेंगे ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट वाले, ये जो 5 लाख रुपया है ये 10 लाख बन जाएगा। The material facts in the contract gets changed. That's called alteration. Novation में material fact नहीं चेंज होगा, पर्सन जो है वो चेंज हो गए, सो नोवेशन। अमाउंट जो था वो चेंज हो गया, सर ऑल्ट्रेशन। ठीक है? इजी? आर यू गेटिंग इट? अगेन मैं आपको एक वापस आपको बोलता हूँ कि सपोज ए बी को 5 लाख रुपया देने वाला था। ठीक है? ए ने बी को 5 लाख रुपए देने का प्रॉमिस किया एंड फिर ए के बदले सी जो है अभी सी बी को पैसा देगा 5 लाख रुपया। सो दैट एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड नोवेशन। ठीक है? नेक्स्ट, ए बी को पैसा देने वाला था 5 लाख रुपया, बट देन
जो दोनों पार्टीज थी उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन ही कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म ही कर लिया कि बी बोलता है ए भाई तू मेरे को पैसा दे ही मत, मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है, दैट्स कॉल्ड रेसेशन। अल्ट्रेशन का मतलब ए बी को 5 लाख रुपया देने वाला था पैसा, लेटर क्या हुआ, ए 10 लाख रुपया देगा, 5 लाख के बदले 10 लाख रुपया देगा बी को, सो दैट्स कॉल्ड अल्ट्रेशन। प्रोमिसी में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। प्रोमिसी अपने इच्छा अनुसार वेव कर सकते हैं, वेव का मतलब लेट गो कर सकते हैं, और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर सपोज हमने एक एग्जांपल देखा था, पता है, रामू के बदले राम को चलाता है माल, तो वो है ना, तो वो रामू के बदले राम को जाता है, तो राम का पूरा वो राइट रहता है, मतलब उसका ड्यूटी रहता है टू गिव दैट बेनिफिट अगेन। Obligation of person who have received advantage under void agreements or contracts and that becomes void. इसका एग्जाम्पल एक देखो, A pays B रुपीज 1 लाख in consideration of B is promising to marry C. B C को मैरी करेगा तो A 1 लाख रुपया देगा B को, ठीक है। सी इज डॉटर, सी के एक ही डॉटर है, सी इज डेड एट द टाइम ऑफ द प्रॉमिस, द एग्रीमेंट इज वॉइड बट बी मस्ट रीपे रुपीज 1 लाख। बी ने जो 1 लाख रुपया ले लिया था वो शादी किससे करेगा भाई, सी अगर मर गई है तो वो शादी करेगा किससे, तो जो बी ने जो 1 लाख रुपया लिया है वो उसको वापस दे दो। कम्युनिकेशन ऑफ रेसेशन का मतलब कि अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहे हो तो वो कम्युनिकेट करो, प्रॉमिसर कर रहा है तो प्रॉमिसी को करो, प्रॉमिसी कर रहा है तो प्रॉमिसर को करो, अगर दोनों साथ में मिलकर कर रहे तो जो उससे बेनिफिट हो रहा था उसको करो। इफेक्ट्स ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रॉमिसी टू अफोर्ड प्रॉमिसर रीजनेबल फैसिलिटी फॉर परफॉर्मेंस। अगर परफॉर्मेंस के लिए प्रॉमिसर को अगर कोई रीजनेबल फैसिलिटीज नहीं दे रहा है तो वो परफॉर्म करेगा ही कैसे, और ऐसे केसेस में क्या होता है, The promisor is excused by such neglect or refusal as to non-performance caused thereby. उसको excuse मिल जाता है non-performance के लिए. That's it. If an देखो A contracts with B to repair B's house. B neglects or refuses to point out to A the places in which this house requires repair. Suppose B के घर में बाथरूम में लीकेज था और किचन की वॉल्स टूट गई थी, बट B क्या बोलता है कि तू मेरे बाथरूम में नहीं घुसेगा और तू मेरे किचन में नहीं घुसेगा। अब बी ए को परमिशन ही नहीं दे रहा रिपेयर करने की, तो ए बेचारा करेगा कैसे, सो ए इज एक्सक्यूज्ड बाय नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वी आर ऑलमोस्ट ऑन द एंड। अभी क्या बोल रहा है कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज मतलब कैसे हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कैसे हो सकता है। सो टोटल कितने 9 तरीके। इट कैन बी डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, सबसे पहले परफॉर्म करो अपना प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट जो भी था परफॉर्म करो एंड उसको डिस्चार्ज करो। दूसरा डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, दोनों म्यूचुअल एग्रीमेंट दोनों जन मिलके ऐसा कुछ नक्की करो, परफॉर्म करो या छोड़ दो, रिसाइंड करो, वैसे भी डिस्चार्ज हो सकता है। उसके बाद में डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, अगर सपोज परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है, वो राम जो था वो अपनी रॉयल एनफील्ड उसको लाके ही नहीं दे रहा था, दैट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म रादर। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, लाइक सपोज अगर तू मेरे को राम राज को बोलता है कि तू मेरे को 1 महीने के अंदर अंदर ही मेरे को 5 टन ऑफ शुगर दे, तो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। अगर मैं जिससे उसने 5 टन ऑफ शुगर मांगा था, मैं उसको जाके 1 साल के बाद अगर दे रहा हूँ, लैप्स ऑफ टाइम हो गया भाई, 1 महीने का 1 साल में दे रहा हूँ मैं, सो वो परफॉर्मेंस मानी नहीं जाएगी ना, डिस्चार्ज हो जाएगी ऐसे ही। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, अगर लॉ बीच में आता है तो डिस्चार्ज करना ही पड़ेगा। डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है सर्टेन कंडीशन जो हम लोग आगे वाली यूनिट में पढ़ेंगे, उसके थ्रू अगर कुछ हुआ तो दैट्स डिस्चार्ज। प्रॉमिसी में वेव और रेमिट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस, ये सब ऊपर वाले पॉइंट्स है, रिवाइज करे। प्रॉमिसी या तो वेव कर सकता है कि मेरे को नहीं करना है कॉन्ट्रैक्ट, छोड़ दे मत कर तू, तो डिस्चार्ज हो गया। इफेक्ट्स ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रॉमिसी टू अफोर्ड प्रॉमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज, ये भी ऊपर देखा था। मर्जर ऑफ राइट्स है ना, ये सब हमने देखे थे ना ऊपर। सो इसी के साथ हमने कर ही लिया, ऑलमोस्ट खत्म हो गया चैप्टर, खत्म नहीं, चैप्टर का यूनिट खत्म। पढ़ क्या रहते सर, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट,
इसमें सबसे पहले क्या पढ़ा आपने, बाई हुम। इसमें हमने देखा था कि कौन कौन कर सकता है, प्रॉमिसर कर सकता है, जॉइंट प्रॉमिसर कर सकता है, प्रॉमिसर का एजेंट, प्रॉमिसर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव और एनी थर्ड पार्टी। लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रॉमिसी, तो लाइबिलिटी जनरली क्या रहता है कि सब लोग मिलके करेंगे। सपोज ए और बी जॉइंट प्रॉमिसर थे, ए मर गया तो ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव बी के साथ करेगा, बी मर गया तो बी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव ए के साथ करेगा, दोनों मर गए तो दोनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलके करेंगे। टाइम एंड प्लेस, बहुत से कंडीशंस थे, 5 कंडीशंस थे जो हमने देखा। परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है, जब तक तू नहीं करेगा तब तक मैं नहीं करूंगा, नहीं कर पाऊंगा। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स, पेमेंट्स को कैसे कैसे सेटल करें। कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, दोनों की तरफ से हो तो कौन से कॉन्ट्रैक्ट अपन परफॉर्म नहीं करे तो भी चलेगा। डिस्चार्ज कैसे होगा कॉन्ट्रैक्ट, ये सब हमने पढ़ा था। ठीक है गाइस, इतना ही। एंड गुड न्यूज़, मैंने आपके लिए एक सेक्शन लिस्ट रेडी कर लिया, क्योंकि बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि सर हम सेक्शंस हमारे लिए बहुत इजी रहेंगे स्कोर करने के लिए। सो यस गाइस, मेरे पास सेक्शन लिस्ट रेडी है, जो मैं आपको आखिरी यूनिट ख़त्म करते ही मैं आपको सारी ऐसी लिस्ट दे दूंगा। ठीक है, 6 यूनिट्स है टोटल चैप्टर 1 में, 6ठा यूनिट कंप्लीट होते ही मैं आपको दे दूंगा। ठीक है ना। इसके अलावा जो 6 यूनिट कंप्लीट होने के बाद में सारे 6 यूनिट कंसोलिडेट करके अंडर नेचर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर लूँगा। ठीक है ना। एनीथिंग एल्स गाइस, यू कैन डेफिनेटली रीच मी आउट ऑन माई कमेंट सेक्शन और माई मोबाइल नंबर विच वुड बी मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन, माई इंस्टाग्राम ID वो भी दे दूंगा मैं, एंड Gmail ID टू। ठीक है, तो आप मेरे को कहीं पे भी रीच कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट दिस मटेरियल आपको चाहिए, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो तो मैं आपको डिटेल सारी दे दूंगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच गाइस। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो इस वीडियो को, अपने फ्रेंड्स को रेफर करो ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। एंड थैंक यू सो मच, मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट। थैंक यू सो मच।